हेलो फ्रेंड, मेरा नाम अभिषेक है और मैं इस समय एक सरकारी बैंक में एक मैनेजर के पद पर काम कर रहा हूँ। और मुझे करीब लगभग 9 साल हो गए इस बैंक में काम करते हुए। और ये चैनल मैं आप लोग के लिए इसलिए चालू करने जा रहा हूँ क्योंकि मैं 9 साल से देख रहा हूँ, या उसके पहले से भी ये चीज़ें चली आ रही हैं कि हमारे सरकारी बैंकों में लोगों का भरोसा बहुत ज़्यादा है और इस वजह से हमारी सरकारी बैंकों में भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन कस्टमर जब भी हमारे पास आते हैं तो आप हमारे एम्प्लॉइज़ की कमी की वजह से या फिर कुछ किन्हीं कारणों की वजह से हम लोग बहुत बार उनका सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। उन्हें एक कॉमन फॉर्म भरने में भी दिक्कत होती है, जैसे कि आप अकाउंट ओपनिंग फॉर्म ले लीजिए, विड्रॉल फॉर्म ले लीजिए या नेफ्ट का ले लीजिए। कस्टमर पढ़े लिखे हैं तो भी उनको ये दिक्कतें होती हैं। जो एकदम अनपढ़ ही कस्टमर हैं तो उन्हें हम लोग पूरी तरह से सहायता करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो ऐसे कस्टमर हैं जो फॉर्म को लेके बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्या भरा जाए क्या नहीं भरा जाए, तो इसके लिए हम लोग ये चैनल आप लोग के लिए शुरू कर रहे हैं। तो इस चैनल से आप लोग को मैं बैंकिंग नॉलेज या फाइनेंशियल नॉलेज या आपको किसी तरह की इस फाइनेंस या बैंकिंग सेक्टर में समस्या है तो उसके लिए मैं आपके लिए समाधान लेके आऊँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस बजट में इसका आह्वान किया है कि लोगों को फाइनेंशियली रूप से अवेयर किया जाए, उनको सिखाया जाए कि छोटी छोटी चीज़ें क्या होती हैं, बचत खाता क्या होता है, करंट चालू खाता क्या होता है और डिपॉजिट सावधि खाता क्या होता है। इनके बारे में उनको स्कूल से ही नॉलेज दिया जाए और ताकि वो जाके बैंकों में एक अच्छे से उसको समझ है और वो किस तरह से लोन लेने की प्रक्रिया है, किस तरह से खाता खोलने की प्रक्रिया है, इन सब प्रक्रिया को वो समझ सके। तो मैं आज आप लोग की समस्याओं का समाधान करने तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बैंक में कैसे खाता खोला जाए। इस समय हमारी सारी जो बैंकें हैं, आप कोई भी बैंक हो, पीएसबी बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जो कि एक सरकारी बैंक होती हैं, इनमें आप खाता खोलने का फॉर्म जो है अब सरकार ने एक कॉमन कर दिया, मतलब एक रूप से सब में हो चुका है। पहले हर बैंक में खाता जो होता था अलग अलग फॉर्म होते थे तो कस्टमर को बहुत परेशानी होती थी, हर बैंक का फॉर्म अलग है तो वो कैसे भरे। तो अब इस समय इन्होंने कस्टमर या आम जनता के लिए इसको आसान करने के लिए इन्होंने एक अच्छा सा एक सिंप्लीफाइड और एक कॉमन फॉर्म दे दिया है, जिससे आप किसी भी बैंक में जाएंगे तो आपको वही फॉर्म मिलेगा। तो इस तरह से आपको फॉर्म भरने में सुविधा होगी। तो आज हम लोग इसी पे बात करेंगे कि कैसे आप लोग एक बचत खाता या सेविंग खाता खोल सकते हैं। इसमें हम आपको केवाईसी के बारे में बताएंगे कि नो योर कस्टमर। केवाईसी का मतलब है नो योर कस्टमर, मतलब बैंकों को सरकार ने कहा है या आरबीआई ने कहा है कि आप अपने कस्टमर को जानिए। कल कोई धोखाधड़ी या कुछ भी फ्रॉड होता है तो उस केस में सबसे पहले केवाईसी देखा जाता है, इसलिए केवाईसी बहुत ही ज़रूरी है। और इन केवाईसी के आधार पर भी दो तरह के खाते खोले जाते हैं। जैसे पहला खाता है नॉर्मल खाता। नॉर्मल खाता क्या होता है, जिसमें आप दो प्रूफ दे सके और इसमें आपको कुछ मिनिमम बैलेंस भी रखना पड़ता है। इन मिनिमम बैलेंस हर बैंकों का अलग अलग होता है, किसी में 1000 है, किसी में 5000 है, किसी में 2000 है। तो ये आप अपने बैंक एसबीआई, बड़ौदा, पीएनबी, आईओबी या कैनरा, किसी भी बैंक में आप जाके पता कर सकते हैं। तो ये समस्या आजकल बहुत दिक्कत होती है कस्टमरों को कि एक फॉर्म कैसे भरा जाए, क्योंकि बैंक में जाने पे बहुत ही भीड़ है और बताने वाला कोई नहीं है, एम्प्लॉय की कमी है या अन्य कामों में बिजी हैं तो वो बता नहीं सकते हैं या बता नहीं पाते कई मौक़ों पे। तो आपको ये भरना पड़ता है, इसलिए इसको एक आसान तरीके से मैं समझाने के लिए आपको ईज़िली इसको बताऊंगा कि कैसे आप इस फॉर्म को भरिए और अच्छे से भर के आप बैंक में जमा करेंगे तो आपका एक खाता खुल जाएगा। तो जैसा मैंने बताया कि एक नॉर्मल खाता होता है, एक छोटा खाता होता है। छोटा खाता मतलब जिनके पास कोई एक प्रूफ है या वो प्रूफ नहीं दे पा रहे हैं तो उनके लिए खोला जाता है। तो छोटा खाता जो होता है या जनधन खाता होता है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने फाइनेंशियल इंक्लूजन या वित्तीय समावेशन के लिए लाया था, वो गरीब जनता के लिए, इनके पास पैसे नहीं है, ताकि सभी लोग बैंकिंग से जुड़ सकें। जब सभी लोग बैंकिंग से जुड़ेंगे तभी इस देश की प्रगति हो सकती है, इसलिए उन्होंने एक छोटे खाते का प्रावधान लाया है। तो छोटे खाते में क्या होता है कि आपको मिनिमम बैलेंस नहीं रखना पड़ता है, ये खाता जीरो बैलेंस पे खुलता है और आपको फ्री में एटीएम पासबुक भी मिल जाता है। और बड़े खाते में क्या है कि जिनके पास पैसे हैं, जो थोड़ा मेंटेन कर सकते हैं, उनके लिए होता है, जो बड़े ट्रांजेक्शन्स करना चाहते हैं तो उनमें मिनिमम बैलेंस रखने के लिए बैंक बोलती है और एटीएम, चेकबुक सबके चार्जेस भी लगते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे एक आप खाता खोल सकते हैं।
तो सबसे पहले हम देखेंगे कि केवाईसी क्या है। जब भी कोई ग्राहक हमारे बैंक में आता है तो उसके लिए हम उससे केवाईसी मांगते हैं, नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर के अंदर क्या होता है कि ओवीडी, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट, मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो कि वैलिड हैं या ज़रूरी हैं बैंक में खाता खोलने के लिए। तो अब हम लोग देखते हैं पहले केवाईसी क्या है। अब हम बात करेंगे कि दो तरह के खाते आप जो हैं बैंक में खुलवा सकते हैं और उन दोनों खातों में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा बैंक के लिए। तो वो दो खाते जो हैं उनमें से एक होता है नॉर्मल खाता और एक होता है छोटा खाता। छोटा खाता जनधन खाता भी आप बोल सकते हैं, पीएमजेडीवाई जिसको कहा जाता है। और ये मोदी जी का 2014 में लॉन्च किया हुआ प्रोग्राम था जिसमें कि वो चाहते थे कि सभी का अकाउंट खुल जाए। तो इसमें इन्होंने बहुत सारी रिलैक्सेशन दिया हुआ है, छूट दिया हुआ है। तो इस पे आइए हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले जो है कि हम एक नॉर्मल खाते की बात करते हैं। अगर नॉर्मल खाता आपको चाहिए तो आपको दो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। इन दो में से कौन कौन से ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, आइए हम इसको देखते हैं। तो पहला एक आप पासपोर्ट जो कि एक्सपायर ना हुआ हो, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं आप इसमें, जिसमें आप स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस अब आता है जिसमें आपका फ़ोटो भी रहता है, उसको दे सकते हैं। आधार कार्ड अपना दे सकते हैं। आधार कार्ड जो है मैं बताना चाहूँगा कि आप UIDAI आधार के वेबसाइट पे जाके वहाँ से आप एक ऑफिशियल उनसे PVC कार्ड पे आप मंगा सकते हैं, जिसका 50 रुपये में आपको वो घर पे पहुँचा देगा। और इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा, उसको भी मैं तरीका आपको बता दूंगा। क्योंकि अब उन्होंने आधार ने ये नोटिफाई कर दिया है कि जो पहले से आप लोगों ने बाहर से प्रिंट करा के PVC कार्ड पे आधार यूज़ कर रहे थे वो वैलिड नहीं होगा फ़िलहाल, लेकिन अभी भी बैंक ले रहे हैं इसको। इसके अलावा आपके पास वोटर कार्ड एक होना चाहिए जो इलेक्शन कमीशन द्वारा इशू होना चाहिए, जारी किया हो। और नरेगा का जो जॉब कार्ड है तो भी आपका खुल सकता है। और इसके बाद अगर आपके पास नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में जिसमें आपका नाम हो, एड्रेस हो, तो भी आप इसको दे सकते हैं अपना खाता खुलवाने में। तो एक नॉर्मल खाता और जनधन खाता में क्या, या छोटे खाते में क्या अंतर है? तो इसमें सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि जो नॉर्मल खाता है उसमें बैंक जो होती हैं वो कुछ मिनिमम बैलेंस चार्ज करती हैं। हर बैंकों का अलग अलग है, SBI, PNB, बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, सभी जगह अलग अलग है। तो मिनिमम बैलेंस क्या है वो आप अपने बैंक से पता कर सकते हैं। और इसमें आपको अगर मिनिमम बैलेंस आप नहीं रखते हैं तो बैंक के इसमें आपसे कुछ पेनल्टी वसूल करती हैं। तो इस पेनल्टी से बचने के लिए जो है कि आपको हमेशा मिनिमम बैलेंस रखना होता है। और ये मिनिमम बैलेंस कम या ज़्यादा होते हैं अगर आप उनसे चेकबुक या ATM भी लेते हैं तो इसमें अंतर आ जाता है। अगर आप चेकबुक ATM लेते हैं तो मिनिमम बैलेंस जो है आपको ज़्यादा देना पड़ता है, और अगर आप चेकबुक ATM नहीं लेते हैं तो मिनिमम बैलेंस थोड़ा कम देना पड़ता है। हर बैंक का अलग अलग प्रक्रिया है। और जो नॉर्मल खाता, जहाँ छोटा खाता जो है आपका जनधन खाता या छोटा खाता, उस खाते में क्या है कि आपको केवल अगर आधार देते हैं तो आधार से भी आपका खाता खुल जाएगा। आधार के साथ अगर आपके पास पैन नहीं है तो आप उसकी जगह फॉर्म 60 दे सकते हैं। ये फॉर्म 60 अगर इन नॉर्मल खाता भी आप खुलवाते हैं तो नॉर्मल खाता खुलवाने के साथ भी आपको पैन या फॉर्म 60, अगर आपके पास पैन नहीं है तो फॉर्म 60 आपको साइन करके नाम एड्रेस लिख के आपको जमा करना पड़ेगा। और मीनवाइल अगर आपको बाद में इसको जमा कर देते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कोर्ट का भी नियम है कि अब जल्द ही सब में पैन ज़रूरी है। तो अगर आप खाता खुलवाने जा रहे हैं तो इसके बाद अगर आपने छोटा खाता अगर आप खुलवा रहे हैं तो केवल आपके लिए आधार और फॉर्म 60 से ही आपका खाता बैंक खोल देगा, उसको मना नहीं कर सकता है। और नॉर्मल खाते के लिए इनमें से कोई दो और पैन या फॉर्म 60 आप जमा करेंगे तो आपका खाता आराम से खुल जाएगा। अब आप लोग KYC के बारे में समझ चुके होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि अब एक अकाउंट ओपनिंग खुलने के लिए एक फॉर्म जो कॉमन बनाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से सभी बैंकों के लिए, वो कैसा दिखता है और उसे हम कैसे भरते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कैसे फॉर्म भरेंगे और क्या क्या भरना है, क्या क्या नहीं भरना और क्या क्या चीज़ें चाहिए। आइए अब देखते हैं कि हम कैसे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अभी जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है ये सभी बैंकों के लिए कॉमन हो चुका है।
एक जैसा हो चुका है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है कि सभी कस्टमरों को ईज़ करने के लिए या सुविधा देने के लिए सब बैंकों के पहले अलग अलग फॉर्म होते थे, तो यहाँ पे कोई भी बैंक का फॉर्म आप जो लेंगे वो एक ही जैसा होगा, चाहे SBI हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो, चाहे IOB हो, चाहे PNB हो। तो इस फॉर्म कॉमन होता है। ये बैंक क्या करते हैं, उस फॉर्म के आगे केवल अपना लोगो लगा देते हैं, SBI या PNB या IOB या जो भी। तो ये कस्टमर के लिए बहुत सारी सुविधा अब लेके आए हैं। तो इसमें मैं आपको पहले भरना सिखाता हूँ कि ये जो पहले आप देखिए फॉर्म जो है ये रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए है। रेसिडेंट इंडिविजुअल का मतलब कि आप यहाँ पे भारत में रह रहे हैं, आप यहीं के नागरिक हैं, या आप विदेश में नहीं गए हुए हैं काफ़ी लंबे समय से। तो सबसे पहले आइए मैं इसको बताता हूँ। ये जो ऊपर का पार्ट है इसको आप छोड़ देंगे। ये क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि ये बैंक के ऑफिसर्स या ऑफिशियल्स जो भी हैं, कर्मचारी हैं, ये उनको भरने के लिए है। तो यहाँ पे आप कुछ भी नहीं लिखेंगे। इसके बाद आप आएंगे अपने पर्सनल डिटेल्स पे। पर्सनल डिटेल जो है आपका, यहाँ पे देखेंगे आप सबसे पहले नाम सेम एज़ ID प्रूफ। ID प्रूफ में आपका, मैंने आपको जो पहले भी बताया था कि आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका नरेगा का कार्ड हो सकता है, वोटर कार्ड हो सकता है, और ये आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है। तो उसमें जैसा भी लिखा हुआ है आप वैसे ही लिखेंगे। पहले फर्स्ट नेम लिखेंगे यहाँ पे, जैसे कि आप लिख सकते हैं यहाँ पे नाम अपना जो भी है, लेकिन वो आपके ID में होना चाहिए। फिर सेकंड में लास्ट नेम, आप यहाँ पे अपना लास्ट नेम लिखेंगे। और मेडन नेम, जैसे कि पहले जिनकी शादी नहीं हुई है तो अपना सरनेम कुछ और लगाती थी, लड़कियां या लेडीज़ या औरतें, और बाद में शादी के बाद वो अपने हस्बैंड का नेम अडेप्ट कर लेती हैं या उसको ले लेती हैं, तो वो चेंज हो जाता है। जैसे कि कोई अगर शालिनी मिश्रा है, बाद में तिवारी हो गई, शादी किसी तिवारी से की, या फिर कुछ भी है ऐसा, तो टाइटल उनका जो है चेंज हो जाता है। तो मेडन नेम वहाँ डालना है, और अगर आपका ID में है तो आप नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, इसका कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, और ये डेट ऑफ बर्थ आपका एग्जैक्टली वही होना चाहिए जो आपके OVD में मेंशन होगा। OVD मीन्स ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट, आधार, वोटर कार्ड, पासपोर्ट या जो भी। इसके बाद अपना सेलेक्ट करेंगे आप मेल हैं, फीमेल हैं, या थर्ड जेंडर। थर्ड जेंडर बताना चाहता हूँ कि इनको ट्रांसजेंडर्स को बोलते हैं, जो न तो मेल होते हैं न फीमेल होते हैं। तो वो भी, उनके लिए भी सरकार ने ये प्रावधान कर दिया है कि आप उनका भी खाता खोलेंगे और उनके लिए एक अलग से कॉलम डालेंगे जिससे कि वो सिलेक्ट कर सके। इसके बाद आता है आपका मार्शल स्टेटस। मार्शल स्टेटस मीन्स आप शादीशुदा हैं कि नहीं। शादीशुदा हैं तो आप टिक करिए, नहीं हैं तो अनमैरिड पे टिक करिए, तो किसी एक पे भी कर सकते हैं। सिंगल हैं या डिवोर्स्ड हैं या लिविंग अपार्ट हैं, ये सब डिफेक्टो आप डाल सकते हैं। उसके बाद फादर का नेम या मदर का नेम या स्पाउस का नेम। जनरली अब क्या है कि हमें दोनों नाम चाहिए होते हैं, तो आप फादर नेम या मदर नेम यहाँ पे डालिए और स्लैश करके मदर नेम भी आप डाल दीजिए। स्पाउस का नेम जनरली हम लोग जो बैंक में देखते हैं तो वहाँ पे रहता है कि आपके अगर शादी हुई है तो आपके आधार कार्ड या फिर वोटर कार्ड या उससे मिल जाता है कि आपके स्पाउस का नाम या कि फादर का नाम क्या है, पर मदर का नाम हमें नहीं मिलता, इसलिए मदर का नेम ज़रूर डालें, अपनी माँ का नाम ज़रूर लिखना है। उसके बाद आपके नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट आता है। नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट का मतलब होता है कि आपके ऊपर कितने लोग आश्रित हैं। जैसे समझिए कि अगर आपकी शादी हुई है, आपके 2 बच्चे हैं, तो एक आपकी वाइफ और आपके 2 बच्चे, मतलब 3 लोग आपके आश्रित हैं, तो आप डालेंगे 3। आप इलिटरेट हैं तो ये इस पे टिक करिए, नहीं हैं तो नहीं करिए, यहाँ नो कर दीजिए। उसके बाद आता है नेम ऑफ गार्जियन। अगर ये खाता किसी माइनर का खुल रहा है, माइनर मतलब जो कि 18 साल से कम का है, तो आप यहाँ पे गार्जियन का नेम डालेंगे, कुछ भी आप डाल सकते हैं। तो गार्जियन का नेम ऊपर बच्चे का नाम होगा और यहाँ पे फादर्स नेम उनका रहेगा ही। और गार्जियन में क्या होता है कि मदर भी हो सकते हैं, फादर भी हो सकते हैं।
इसलिए आप यहाँ पे गार्जियन का नेम डालेंगे कि खाता कौन ऑपरेट करेगा। जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता है तब तक गार्जियन ही उसको ऑपरेट करेगा। इसमें भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें भी 2 नियम हैं। अगर बच्चा 10 साल से ऊपर का है और ख़ुद से साइन कर लेता है सही से हर बार एक जैसा, तो वो खुद से भी खाता चला सकता है। लेकिन अगर 10 साल से नीचे है तो वो खाता उसका गार्जियन ही ऑपरेट करेगा। इसके बाद आपका आता है ये रिलेशनशिप आपको डालना है अगर माइनर है, जैसा मैंने बताया रिलेशनशिप ऑफ गार्जियन। अगर फादर है तो फादर, मदर है तो मदर, आप उसका नाम डाल देंगे यहाँ पे। फिर नेशनैलिटी आपका, आप इंडिया में ही रहते हैं, खाता रेसिडेंट इंडिविजुअल का है तो आप इंडियन ही सिलेक्ट करेंगे। फर्दर अगर वो दूसरे देश का है तो उसके लिए अदर, और फिर वहाँ कंट्री का नेम, सिटीजनशिप किस देश का है। फिर यहाँ पे हमारे पास आता है ऑक्यूपेशन टाइप। अब आप क्या करते हैं इसके बारे में बैंक का जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं, या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU में हैं, डिफेंस में हैं, प्राइवेट सेक्टर, बिजनेस में इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ट्रेड सेक्टर, सर्विस सेक्टर, माइग्रेंट लेबर्स, कॉन्ट्रैक्टर, ज्वेलर, पॉन शॉप, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कस्टमर हैं, या अदर सेल्फ एम्प्लॉयड जैसे CA हो गए, डॉक्टर हो गए, वो खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। तो आप इनमें से एक सही चीज़ टिक कर लेंगे। उसके बाद ये अदर्स में भी है ऑप्शंस आपको कि मेडिकल प्रोफेशनल्स, हाउसवाइफ, या लीगल प्रोफेशनल, स्टूडेंट्स, आप जो भी हैं यहाँ पे एक टिक कर दीजिए। इसके बाद हम आते हैं, यहाँ पे है कि अगर इनमें से ऊपर दिया कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ खुद से लिख सकते हैं कि आप क्या करते हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन नेम, अगर आप कहीं भी काम कर रहे हैं, जैसे कि आप किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में ONGC में हैं तो आप ONGC लिख दीजिए। इसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस, अगर आपने बिजनेस डाला है तो किस बिजनेस में है, कि क्लोथ के बिजनेस में है, या आप किसी टाइल्स के बिजनेस में हैं, मार्बल्स के बिजनेस में हैं, आप ये डाल सकते हैं। डेजिग्नेशन, आप वहाँ पे क्या हैं, मैनेजर हैं या एम्प्लॉई हैं, आप ये डाल सकते हैं। एनुअल इनकम आपको देना ज़रूरी है। तो आप जैसा आपका एनुअल इनकम, अगर आप ITR फाइल करते हैं तो अच्छा है, आप उसके हिसाब से यहाँ डालिए। अगर आपका कुछ ऐसा नहीं है, आप कम अर्निंग के हैं, या आपको नहीं इतना रेगुलर इनकम नहीं है, तो आप एक एवरेज इनकम कि आप महीने का 10,000 कमाते हैं, आप यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं। इसका कोई बहुत ज़रूरत नहीं है, आप कुछ भी डाल सकते हैं, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप ITR फाइल करते हैं तो उसको उसी के हिसाब से डालिए। और अगर आपका रेगुलर इनकम नहीं है तो एक अपना अंदाज़न अमूमन जो भी है एवरेज है आप महीने का निकलता है डाल सकते हैं। उसके बाद आता है रिलीजन में आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं या अदर हैं, आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, है तो टिक कर दीजिए। फिर कैटेगरी, आप जनरल कैटेगरीज बिलोंग करते हैं, या OBC से, या SC से, या ST से, आप उस पर टिक कर दीजिए। पर्सन विद डिसेबिलिटी, या इसे तो अब स्पेशल एबिलिटी बोलते हैं। स्पेशल एबिलिटी में अगर कुछ है, आपका कोई पैर ख़राब है या हाथ ख़राब है या कोई प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ यस कर सकते हैं। जैसे विजुअली इम्पेयर्ड, डिफरेंटली एबल्ड, आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। नहीं है तो नो कर दीजिए। इसके बाद आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, जो कि बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, आप 9th तक पास है, या 10th, या ग्रेजुएट, या पोस्ट ग्रेजुएट, आप यहाँ पे टिक कर दीजिए। या अगर आपने इंजीनियरिंग मेडिकल की पढ़ाई की है तो आप वो भी डाल सकते हैं। और सबसे लास्ट में यहाँ हम देखेंगे 20 नंबर पे कि पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन और रिलेटेड टू पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन। पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन का मतलब है कि क्या आप कोई पॉलिटिक्स में हैं, जैसे कि आप MLA हैं, MP हैं, या कुछ हैं उनसे रिलेटेड हैं, तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। नहीं तो आप नन या कोई नहीं कर सकते हैं। फिर अपना आप यहाँ पे कंट्री ऑफ टैक्स रेजिडेंस इन इंडिया ओनली एंड नॉट इन एनी अदर कंट्री टेरिटरी आउटसाइड इंडिया, तो आप यहाँ पे नो। अगर आपको कोई फॉरेन से फंड या कुछ ऐसा नहीं आ रहा है, टैक्स नहीं है, तो आप यहाँ नो कर दीजिए। अपना पैन नंबर है तो दीजिए, नहीं तो आपने फॉर्म 16 सबमिट करना है आपको। उसके बाद आपका ये सबसे अहम हो जाता है कॉन्टैक्ट डिटेल्स।
इसमें आप कोशिश करिए मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दोनों देने के लिए। आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो है ये कंट्री कोड होता है हमारे इंडिया का +91, इसको आप छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। भरना चाहे तो भर भी सकते हैं। यहाँ अपना ईमेल आईडी कुछ भी दे दीजिए जो आपका यूज़ करते हैं, कोई भी ईमेल आईडी जो यूज़ कर रहे हैं। इसमें क्या है कि अगर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी देते हैं तो ये आपके लिए कम्युनिकेशन, आप जो भी पैसे निकालते हैं, जमा करते हैं, वो आपको तुरंत एसएमएस के थ्रू आ जाता है। या आप मोबाइल बैंकिंग यूज़ करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो ईमेल आईडी पे आपको स्टेटमेंट भी आता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। फ़ोन नंबर तो कंपलसरी है, ईमेल आईडी नहीं है तो कोई बात नहीं, और अगर है तो आप उसको ज़रूर दीजिए। अब आते हैं हम दूसरे पेज पे। यहाँ पे आपने क्या प्रूफ सबमिट किया है उस पे आप टिक कर सकते हैं। पासपोर्ट है तो पासपोर्ट, वोटर कार्ड है तो वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है आप उसको कर सकते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब आपने अगर पासपोर्ट दिया है तो पासपोर्ट नंबर डाल दीजिए। यहाँ पे इशूड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इशू डेट उसमें जो भी है डालिए, एक्सपायरी डेट डाल दीजिए। इसके बाद हम आते हैं आपके एड्रेस डिटेल पे। एड्रेस डिटेल जो है कि आपका बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको 3 तरह के एड्रेस हैं, करंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ओवरसीज़। करंट एड्रेस क्या है कि आप अभी करंटली कहाँ रह रहे हैं। परमानेंट एड्रेस मतलब कि आप परमानेंट वहाँ के निवासी हैं, आप हमेशा वहाँ पे रहते हैं। और ओवरसीज़ अगर आप बाहर रहते हैं। तो करंट एड्रेस आपका जो है, जैसे भी आधार पे कर दिया कि आप जहाँ जाएंगे अपना एड्रेस चेंज कराएंगे तो वो करंट एड्रेस हो गया आपका। तो अगर आप अभी बाहर कहीं रह रहे हैं तो आप वो करंट एड्रेस पे सेलेक्ट करिए और अपना करंट एड्रेस वहाँ पे डालिए। जैसे आप जॉब करने बाहर चले गए हैं या आप कहीं पे अपने किसी फैक्ट्री में काम करते हैं अपने दूसरे स्टेट में या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, तो आपके आधार पे उस पर जो भी मेंशन किया वहाँ का एड्रेस डलवा दिए तो वो डालिए। और नहीं तो फिर आप परमानेंट एड्रेस, जो आपका परमानेंट आप जहाँ के निवासी हैं वो डालिए। यहाँ पे पूरा एड्रेस मकान नंबर के साथ सिटी, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन, कंट्री नेम, ये पूरा का पूरा आपको भरना एकदम अनिवार्य है। क्योंकि जब भी आप ये अगर गलत डेटा देते हैं तो बैंक इसके वेरिफिकेशन के लिए आपने जो भी एड्रेस दिया है एक थैंक्स लेटर भेजता है आपको। ये थैंक्स लेटर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है KYC का। ये अगर थैंक्स लेटर आपको रजिस्टर्ड पोस्ट से आपके इसी एड्रेस पर भेजा जाता है, परमानेंट या करंट, अगर ये कि थैंक्स लेटर आपका रिटर्न आता है तो जैसे ही ये रिटर्न आएगा आपका बैंक जो है आपके खाते को ब्लॉक कर देगा। क्यों ब्लॉक कर देगा? क्योंकि आपका दिया हुआ जो एड्रेस है वो सही नहीं निकला, उसको पोस्टमैन ने पहुंचाया नहीं। इसीलिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप इसको ज़रूर सही से भरिए जो आपको लिखा हुआ है। और भरने के बाद आप ये भी कोशिश करिए कि जो आपका पोस्टमैन है उस पोस्टमैन को आप बोलिए कि मेरा एक बैंक से लेटर आने वाला है, उस लेटर को आप मुझे ज़रूर पहुंचा दीजिए। कभी कभी क्या होता है कि पोस्टमैन भी उस लेटर को नहीं पहुंचा पाता है या नहीं मिल पाता है, तो यह सोचता है कि ठीक है नहीं मिला, वो ज़्यादा नहीं कोशिश किया, आपका रिटर्न कर दिया तो आपका खाता ही जो ब्लॉक हो जाएगा। तो इसको भरना बहुत ज़रूरी है। इसमें एड्रेस एक और डिटेल है, इस डिटेल में आने के लिए इसमें है करस्पॉन्डेंस लोकल सेम एज़ करंट। अगर आप वहीं पे रह रहे हैं जो आपका परमानेंट एड्रेस है या करंट एड्रेस है तो आप उसको टिक कर दीजिए, इसको भरने की ज़रूरत नहीं है। ये समझ जाएंगे कि क्या है, वो रेसिडेंशियल है, बिजनेस है या रजिस्टर्ड ऑफिस है, अनस्पेसिफाइड। अगर आप जैसे कि बिज़नेस करते हैं तो आपका दुकान होगा तो आप करस्पॉन्डेंस एड्रेस में अपना बिज़नेस का डाल सकते हैं, वहाँ पे आपका यहाँ पे दुकान है आप वो डाल सकते हैं, वो लेटर आपके वहाँ पे चला जाएगा। अब इसके बाद आप देखेंगे कि ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट डज नॉट कंटेन करंट एड्रेस, तो आप उसमें अपना यूटिलिटी बिल दे सकते हैं। जैसे कि अभी आप रह रहे हैं कहीं पे लेकिन आपके नाम से वो एड्रेस अपडेट नहीं हुआ है, तो आप अपना वहाँ का कोई भी यूटिलिटी बिल, बिजली का बिल है या पानी का बिल है या कुछ भी है, तो आप उसको लगा के यहाँ पे दे सकते हैं कि ये मेरा है, आपको अभी इसमें मेरा एड्रेस ये लिखा हुआ है, मेरे नाम से बिल है, तो आप इसको मेरा एड्रेस समझ लीजिए।
फिर यहाँ पे आपको जो है अपना फ़ोटो एक लगाना है और यहाँ पे सिग्नेचर करना है। याद रखिएगा ये सिग्नेचर जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सिग्नेचर कंप्यूटर में स्कैन होता है। तो ये सिग्नेचर आप अच्छे से करिएगा ताकि जो बार बार कर सके, नहीं तो जब भी आप बैंक जाएंगे पैसा निकालने के लिए, तो वो जब बैंक कर्मी उसको चेक करेगा और सिग्नेचर नहीं मिलेगा तो आपको पैसा निकालने में कठिनाई होगी। यहाँ पे आप जिस भी ब्रांच में, जिस भी शाखा में जा रहे हो कहाँ पे है उसको डालिए, उस जगह को, डिस्ट्रिक्ट को, और वहाँ आज का डेट भर दीजिए जो भी है। इसके बाद ये पार्ट आपको छोड़ देना है, ये बैंक के लिए है, ये बैंक अपने हिसाब से भरेगा, इसको आप छोड़ दीजिए। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो इस फॉर्म में जो है बहुत सारी सुविधा और भी दी गई हैं। अब ये सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, टर्म डिपॉजिट, इसमें आप ऑफिस यूज़ के लिए लिखा है, इस ऑफिस यूज़ के लिए भी आप इसको छोड़ दीजिए। अब आपका जैसे अगर नॉर्मल खाता, मैंने बताया था नॉर्मल या BSBDA है या स्मॉल अकाउंट है, तो इसके लिए आप इसको बताएंगे बैंक कर्मी को क्या है, तो उस पर टिक करेगा कि मेरा ये खाता सेविंग नॉर्मल खाता खोलना है या छोटा खाता खोलना है। मोड ऑफ़ ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। मोड ऑफ़ ऑपरेशन का मतलब है कि कौन खाते को संचालित करेगा या उसको कौन चलाएगा। तो अगर आप अकेले हैं तो आप अकेले सेल्फ लगाइए, सिंगल खाता है तो आप सेल्फ कर सकते हैं। और अगर आप एक से ज़्यादा जैसे जॉइंट अकाउंट अगर खुलवा रहे हैं तो उसमें आपको ऑप्शंस मिलते हैं या सुविधा मिलती है कि आप उस खाते का संचालन दोनों में से कोई एक करना चाहते हैं तो इधर और सर्वाइवर हो जाएगा। फार्मर और सर्वाइवर है कि पहले जो व्यक्ति है वो यूज़ करता रहेगा और अगर उसकी बाद में मृत्यु हो जाती है किसी प्रकार तो जो सर्वाइवर है वो यूज़ करेगा। एनीवन और सर्वाइवर मतलब उसमें से कोई भी एक या जो बच जाता है वो चलाएगा। जॉइंटली ऑपरेटेड का मतलब अगर दो लोग हैं तो दोनों लोग के संयुक्त सिग्नेचर या हस्ताक्षर से ही वो खाता चलेगा। और अगर आपको कुछ अदर देना है तो आप वहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं कि किस तरह से खाते का संचालन होगा। अब यहाँ पे सर्विसेज रिक्वायर्ड, ATM कार्ड अगर आपको चाहिए तो यस करिए, अपना नाम लिखिए, किस तरह का कार्ड चाहिए, रुपए, वीज़ा, मास्टर, आप ये दे सकते हैं। 2 लोग हैं तो 2 लोग के लिए भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे आप दे सकते हैं। चेकबुक चाहिए तो यस करिए। SMS अलर्ट, फ़ोन बैंकिंग सर्विसेज चाहिए, मोबाइल बैंकिंग चाहिए, पासबुक चाहिए, ई स्टेटमेंट चाहिए, इंटरनेट बैंकिंग अगर आपको चाहिए तो इस पर भी आप फर्स्ट एप्लीकेंट या सेकंड एप्लीकेंट आप दे सकते हैं। फिर फ़िक्स डिपॉज़िट पे आते हैं। फ़िक्स डिपॉज़िट भी अगर आपको साथ में फ़िक्स डिपॉज़िट भी खोलना है तो आप खोल सकते हैं। इसमें आप यहीं पे टर्म डिपॉज़िट या एन्युटी डिपॉज़िट, टैक्स सेविंग स्कीम, इस सब के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर आपको खोलना है तो आप यहाँ क्लिक करके कितने रुपए का खोलना है आप वो लिख के यहाँ पे वर्ड्स में लिखिए 2000, कितने साल के लिए खोलना है, 2 साल के लिए, इंटरेस्ट आपको कैसे चाहिए, मंथली चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, कैलेंडर क्वार्टर चाहिए या ईयरली चाहिए, ईयरली चाहिए, ये भी आप दे सकते हैं। और इस तरह से आप अगर ऑटो स्वीप बैलेंस चाहते हैं, ऑटो स्वीप में क्या होता है कि जनरली जो पैसा हम एक्सेस रखते हैं, अगर वो पैसा आपका एक्सेस होता है तो उस अमाउंट के ऊपर वो उसका डिपॉज़िट बना देता है। डिपॉज़िट बनाने के साथ वो आपको ज़्यादा ब्याज देता है। इन सब पे भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। आप रिकरिंग डिपॉज़िट RD खोल सकते हैं जिसमें आपका मंथली पैसा कटता रहेगा और आपके डिपॉज़िट में जाता रहेगा। फिर हम आते हैं बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट, नॉमिनेशन। नॉमिनेशन एकदम ही कंपलसरी रूप से आप करिए। नॉमिनेशन करना बहुत ज़रूरी है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आप छोड़ दिए। नॉमिनेशन करने का फ़ायदा एक होता है कि कल को अगर कुछ आपको हो जाता है तो आपका जो भी पैसा है वो आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। तो बाद में अगर आपने नहीं किया है तो ये बहुत ही कठिन प्रक्रिया हो जाती है कि आपके खाते, जैसे आपके पति हैं या आपके पिता हैं या आपकी पत्नी है, उनका पैसा लेने के लिए आपको बहुत लीगल प्रोसेस के लिए जाना पड़ता है। इसलिए अगर आपने नॉमिनी डाला हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। IV आपका नाम और किसको करना चाहते हैं आप, नेम एंड एड्रेस और डिपॉजिट हेल्ड। I we want द सेम नॉमिनी और यहाँ पे टाइप ऑफ डिपॉजिट है
किस तरह का है, सेविंग है या डिपॉज़िट है, टर्म डिपॉज़िट है, आप वो डाल दीजिए, अकाउंट नंबर डाल दीजिए। अब यहाँ पे नॉमिनी का डिटेल डालना है आपको। यहाँ पे कुछ भी आप डिटेल डालिए, अपनी वाइफ़ है तो वाइफ़ का नाम लिखिए, उनका मोबाइल नंबर लिख दीजिए, रिलेशनशिप लिख दीजिए, वाइफ़ है तो वाइफ़, मदर है तो मदर, कुछ भी, उनका एक अप्रॉक्स एज, डेट ऑफ बर्थ डालिए। और अगर आपका नॉमिनी माइनर है, जैसे कि आपका बेटा है, अगर वो 10 साल से छोटा है, तो उसके लिए जनरली माइनर 18 साल से कम होते हैं। 10 साल से कम हुआ तो 18 साल से कम हो गया, तो आप उसके लिए उसका लिख सकते हैं कि किसको आप अपॉइंट करेंगे, उसका गार्जियन, उसका एड्रेस देके फिर आप यहाँ पे जो भी खाता खोल रहा है अपना सिग्नेचर करेगा। अगर सिंगल है तो सिंगल यहाँ पे करेगा, जॉइंट है तो यहाँ पे भी करेंगे, दोनों लोग साइन कर देंगे। अगर साइन आप नहीं कर सकते हैं, अगर आप अंगूठा लगाते हैं तो इसमें आपको विटनेस डालना होगा, कोई जो आपके अंगूठे को वेरीफाई करेगा, बताएगा कि हाँ इन्हीं का अंगूठा, अपना नाम, एड्रेस और अपना सिग्नेचर करेगा। फिर यहाँ पे आप एक अपना साइन करेंगे, डिक्लेरेशन देंगे। ये सब ऑफिस यूज़ के लिए है, इसको आप छोड़ देंगे। अब हम आते हैं अगले पार्ट पे, टर्म्स एंड कंडीशन। आप इसको, मैं प्रेफर करूँगा कि आप इसको एक बार ज़रूर पढ़िए घर फॉर्म ले जाके, क्योंकि लोग पढ़ते नहीं हैं, बाद में इस पे डिस्कशन होता है, आपको ये पढ़ना ज़रूरी है। आप यहाँ पे अपना साइन करिए। पढ़ने के बाद 2 लोग हैं तो सेकंड भी साइन करेगा, अगर जॉइंट है, आपका एक से ज़्यादा होल्डर है, ये दोनों लोग साइन करेंगे। फिर ये आपको D1 एक्नॉलेजमेंट जो है आपके नॉमिनेशन का, ये बैंक आपको दे देगा। इसको आप संभाल कर रखिए, अपने नॉमिनी को ही दे दीजिएगा, जिससे कि कल को अगर कुछ होता है तो वो इसको दिखा के क्लेम कर सके। यहाँ भी रूल्स दिए हुए हैं, आप इस रूल्स को पढ़ सकते हैं। नो कस्टमर गाइडलाइन, नॉमिनेशन, हाउ टू ओपन अकाउंट, ये सब मैंने जो आपको बताए हैं वही सब सुविधाओं के बारे में आपको दिया गया है, आप इसको भर सकते हैं। ये जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको फॉर्म 60 भरना है। ये फॉर्म 60 आपको बैंक देगा, इसमें आप नाम लिखेंगे, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, सरनेम है तो सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, अपना एड्रेस, ये डाल के पिन कोड, सब कुछ डिटेल आप पूरा भरेंगे। और भर के नीचे आप यहाँ पे साइन करके बैंक को दे देंगे। ये केवल फॉर्म 60 उस केस में है जब आपके पास पैन कार्ड नहीं होगा, नहीं तो उसको भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सब आपका कोड्स हैं जो आपको दिया होगा डालने के लिए, जैसे कि आधार कार्ड का डॉक्यूमेंट कोड 01 है, ये प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और एड्रेस दोनों में आता है, मतलब आपने आधार दे दिया तो आईडी और एड्रेस प्रूफ दोनों हो गए। इस तरह से यहाँ पे सारे दिए गए, आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे माइनर, अगर मैंने बताया था कि माइनर का खाता है तो उसका डिटेल आपको, रिलेटेड पर्सन का आपको भरना है। ये आपको कस्टमर आईडी, अकाउंट नंबर और ये सब जो चीज़ें हैं आपको नहीं डालना है। आप डालना है तो केवल नाम डालेंगे। इसमें अगर रिलेटेड पर्सन ऐड करना है तो आप यहाँ पे एडिशन पे करेंगे। अगर उस पर्सन को हटाना है जो पहले से इसमें है तो उसको डिलीट करके इसको बैंक को दे देंगे, तो वो बैंक आपका उसमें नए पर्सन को ऐड करेगा, पुराने को डिलीट करेगा, या केवल दोनों को ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। रिलेशन टाइप आप गार्जियन ऑफ माइनर या असाइनी या ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, असाइनी किसी कोर्ट ने कुछ किया है या फिर किसी ने साइन किया अपने विल में तो उसका नाम आप लिख के दे देंगे, वो अपना प्रूफ ऑफ आईडी और ये सब ओवीडी अपना दे देगा आपको। बैंक में जमा करने के बाद ये फटका फॉर्म है, अगर आपका फ़ॉरेन से कुछ पैसे या कुछ आपका आता है तो उसके लिए है, नहीं तो आपको ये भरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस था आपका, आपको मैंने बहुत ही डिटेल में बताया है।
आप मुझे इस वीडियो के बारे में ज़रूर सुझाव दीजिएगा, इसमें मैं और क्या कर सकता हूँ, आपके लिए क्या नई-नई चीज़ें ला सकता हूँ या आपकी क्या समस्याएँ हैं, वो आप सब मुझे बताएँगे तो मैं अगले जो एपिसोड में है उसको मैं लेके आऊँगा और आपको छोटे-छोटे चीज़ें बताता रहूँगा। और एक चीज़ ध्यान रखिए, कभी भी किसी का फ़ोन आता है, ओटीपी पूछता है, तो आपको बिल्कुल शेयर नहीं करना है। आपकी कोई भी पर्सनल जानकारी, बैंक आपको कभी फ़ोन नहीं करता है। आप हमेशा होशियार रहिए ताकि आपके पैसे का कभी लॉस ना हो। अगर आपने साझा किया कोई भी अपना सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, ओटीपी, एसएमएस का जो भी आता है या आपका कार्ड का डिटेल या इंटरनेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड, तो आप इसके लिए फिर आपको लॉस हो सकता है। इसलिए बैंक कभी आपसे कुछ भी नहीं मांगती है और हम बैंक वाले भी आपको हमेशा ये बोलते हैं एटीएम देते समय कि आप कुछ भी इस पे साझा मत करिए। हम आपको कभी कॉल लेंगे, कोई भी परेशानी होती है तो आप बैंक जाइए, बैंक में आप अपने एम्प्लॉइज़ से मिलिए, वहाँ पे जो भी काम करें उनसे अपनी समस्याएं बताइए, उनको अपना एक एप्लीकेशन भर के दीजिए, वो आपको उसके लिए तुरंत उस पर कार्रवाई करेंगे या जो भी आपकी समस्या है उसको दूर करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, मैं अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूँगा।